चलिए लास्ट में हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था कि कब जो है कौन सी दूरी धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है। इससे आगे हमारे पास दर्पण के लिए एफ, यू और भी में संबंध ज्ञात करना है। एफ क्या है तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यू क्या है तो उस दर्पण से वस्तु की दूरी या फिर वस्तु की स्थिति बोली जाती है, और भी क्या है तो ये प्रतिबिंब की स्थिति है। इनमें क्या संबंध है, इस संबंध को एक बार हम लिख रहे हैं और उस संबंध को हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। आपसे ज्यादातर ये अवतल दर्पण के लिए ही पूछा गया है, हमेशा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। संबंध जो है ये हम ज्ञात करेंगे, लेकिन यफ क्या है इससे पहले हमने जाना कि यफ का मतलब ये किसी दर्पण की फोकस दूरी है। यू क्या है तो दर्पण से वस्तु की दूरी या फिर सीधे तौर पे वस्तु की स्थिति कहेंगे। भी क्या है तो प्रतिबिंब की स्थिति। इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो हम पहले देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण हमने बताया था, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल को हमने पेंट किया है या फिर जिसका परावर्तक जो तल है वो धंसा हुआ है। तो इसके सामने हम वस्तु को अगर रखें तो ये जब एक दर्पण है गोलीय दर्पण, तो कहीं ना कहीं इसका ध्रुव होगा, कहीं ना कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा और कहीं ना कहीं इसकी फोकस दूरी होगी एफ। तो अगर हम कोई वस्तु को अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, आपको यहाँ पे भी बताया गया था ये कि एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लें और एक प्रकाश की किरण अगर हम वक्रता केंद्र से लेकर जाएं तो यह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, और यह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो यहीं पर बनेगा। कैसा बनेगा तो उल्टा, वास्तविक और आकार में वस्तु से छोटा। तो अगर यह कोई एक वस्तु है ए बी, यह अगर एक बिंदु ओ पर आपतित होती है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, और ये हो गया हमारे पास बी डैश और ए डैश। इस ओ से या फिर इसे एम किसी किताब में कहा गया, आप यम ही लें, और इससे हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसे हम कहेंगे एन। हमें इस ध्रुव से इस वस्तु की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी और ध्रुव से इस वस्तु की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम एफ कहेंगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम भी कहेंगे, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम यू कहेंगे। इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखते हैं, आप यहाँ पर 10th में ही थोड़ा सा यह जानेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो दो ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, और जब समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो दो त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास देखें, चार त्रिभुज बन रहे हैं। एक है ए बी सी, एक है ए डैश बी डैश सी, एक है ए डैश बी डैश एफ, और एक है हमारे पास एम एन एफ। ये चार त्रिभुज हैं, और इन चार त्रिभुजों में दो दो ऐसे त्रिभुज होंगे जो कि एक दूसरे के समरूप होंगे। देखिए तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। यह इसके लंबवत खड़ा है तो ये 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी ये 90 अंश का कोण। दो कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक जो तीसरा कोण होगा वो तीसरे के बराबर होगा। यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। आगे वैसे ही इन दोनों त्रिभुजों में भी यह शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी बराबर होंगे। यह 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का कोण, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। यानी ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होंगे, तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो जब संगत भुजाओं का हम अनुपात बराबर ले लेंगे, हमारे पास दो स्टेप यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। एक बार ये फार्मूला चूंकि बहुत लंबा जाएगा, तो फार्मूले को प्रूव करने के लिए आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। स्टेप क्या है आपके पास कि ये जो त्रिभुज है इसमें यह एक भुजा जो है
यह एक प्रकाश की किरण है, तो हम जब भी फार्मूले को प्रूव करने चलेंगे तो इनको नहीं लेंगे, यानी बस हमारे पास दो भुजाएं बची। ये कौन कौन सी? इसकी ए बी और बी सी, और इसके लिए ए डैश बी डैश और बी डैश सी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये प्रकाश की किरण वाले टर्म को नहीं लेना है, बाकी उसके अलावा जो बचेगा उसे हम देखेंगे। तो ये दो त्रिभुज, एक बार त्रिभुज कौन सा? यह त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज एक बार आपके पास ए डैश बी डैश और सी में, इन दोनों त्रिभुजों में आप बताएं कि यह कोण ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू होगा एंगल बी डैश सी और ए के, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। यह एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल बी डैश, और ये 90 डिग्री के हैं, तो दो कोण बराबर हुए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी यह त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी के, और जब समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो अगर हम इसका ए बी लेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ए बी कौन से कोण के सामने का था? तो इस सी वाले के सामने, इसमें सी के बराबर इधर वाला है, तो इसके सामने ये क्या हो गया आपके पास? ए डैश बी डैश। आगे अगर हम इसके लिए BC लेते हैं, BC, तो यहां पर कौन हो जाएगा? बी डैश और सी। यह समीकरण नंबर 1। एक बात ध्यान रखेंगे, आपको कभी भी यह AC और A डैश सी नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण है, हमें इनका यूज नहीं करना है। फिर इसी प्रकार इधर वाले दो त्रिभुज कौन कौन से? तो एक ए डैश बी डैश और F समरूप होगा त्रिभुज किसके? तो M N F के, और जब समरूप होगा तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी अगर हम इसका M N लेंगे तो इसका हमें A डैश B डैश लेना है, और अगर हम इसका F N लेंगे इधर वाले का, तो ये होगा हमारे पास B डैश F। अब जरा बताएं कि यह M N A B के बराबर है, क्योंकि ये समांतर है, तो यह M N बराबर है A B के, तो इस M N को हम हटा देंगे, A B अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू F N अपान B डैश F। यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि यह M N इज इक्वल टू है A B के। ये प्रक्रिया आप यहां तक समझ रहे हैं। एक राउंड और समझे क्या कहा गया कि अगर एक अवतल दर्पण, ये पूरा आपको एक बार, चूंकि ये फिजिक्स है, एक बात ध्यान रखें कि फिजिक्स में आपको हमेशा एक थ्योरी ऊपर भी लिखनी पड़ेगी और फिर नीचे भी। यहाँ पर आपने क्या कहा कि एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक कोई वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। हम यहाँ पर चार त्रिभुज देख रहे हैं, एक बार ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इन दोनों को समरूप दिखाया और फिर इन दोनों को समरूप दिखाया, और समरूप दिखाने के बाद से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लिया। अब यहाँ पर जो एम एन है उसे हमने हटा दिया ए बी से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, एम एन बराबर है ए बी के। अब इन दो समीकरणों में देखें कि इनका एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, इस समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा आपके पास? BC अपान B डैश C इज इक्वल टू होगा FN अपान कितना? B डैश F। ये समीकरण नंबर 3। अब जैसे हमने वहां पर R और F में जो संबंध स्थापित किया था F इज इक्वल टू R/2, उसी तरह से यहां पर भी लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है मतलब ये दर्पण बहुत छोटा हो गया, तो जब ये छोटा होगा तो जरा देखिए ये और नजदीक से आएगा, और ये जितना नजदीक आता जाएगा ये n भी इसके नजदीक आता चला जाएगा। जरा देखें यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर आपतित करा रहे हैं, ये m है तो ये n है, लेकिन अगर हम इसे यहाँ से आपतित कराएं तो ये n और नजदीक आ गया।
यहाँ पर आपतित कराएं तो ये n और नजदीक आ गया। और अगर ये दर्पण बहुत छोटा होता तो ये प्रकार ये जो n है वो कहाँ पर चला आता, P पर। तो अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो n चला जाएगा किस पर, P पर। तो इस समीकरण में जो n है वो किससे हट जाएगा, P से, यानी यह BC अपान B डैश C यह इज इक्वल टू PF अपान B डैश F। अब आपको ये लास्ट स्टेज है इसका, ये लास्ट स्टेज है। यहां तक अगर ये टर्म समझ में आ रहा है तो इसके आगे इसमें अब कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। तो इस पूरे टर्म को आप एक बार और समझे। ये कहा गया कि हमें दो त्रिभुज लेके इन्हें समरूप दिखा देना है। जब हम समरूप दिखा देंगे तो इनका एक साइड बराबर होगा तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर। और अगले स्टेप में आप लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये n चला आएगा किस पर, P पर, जैसे आपको अभी यहाँ पे समझाया। n चला आया कहाँ पर, P पर, यानी इस पूरे समीकरण में जहां जहां n है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, P। तो ये PF B डैश F बराबर होगा BC अपान B डैश C के। अब आपको हमने जब इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति बता रहे थे तो हमने कहा था कि जो भी दूरियां हमें मापनी होंगी उन्हें हम हमेशा किससे मापेंगे, तो ध्रुव से नापना शुरू करेंगे। तो ध्रुव से मापते समय आप इन सब को, चूंकि यहाँ पे BC है, B डैश C है, इस पूरे समीकरण में जो BC है उसे हम P के रूप में लिखें। जरा देखिए एक बार और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि हमें हर एक दूरी केवल किसके रूप में लिखनी है, तो P के रूप में, क्योंकि हमें दूरियां हमेशा P से ही मापनी होती हैं। इस केवल इस लाइन को हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, जरा समझेंगे इसे। एक ये हो गया आपके पास P, एक हो गया आपके पास F, एक हो गया आपके पास B डैश, एक हो गया हमारे पास कितना, ये B, बीच में आपके पास C भी है। इस P से लेके B तक की दूरी को हम कहेंगे U, यही आपको निर्देशित किया गया था। P से लेके B डैश की दूरी को हम कहेंगे V, P से लेके F तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल f, फोकस दूरी। लेकिन जरा देखें ये सब इस दिशा में मापी जा रही है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में। तो जब हम इन्हें लिखेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। चलिए आपके पास एक टर्म है BC को लिखना है P के रूप में। यहाँ पर देखिए ये BC क्या है, ये F है, ये P से लेके C तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, 2F, 2F। और ये आपके पास हो गया U। हमें निकालना है क्या, BC। तो ये रहा आपके पास BC। इसे अगर आप नीचे लेके आ रहे हैं तो ये किन दो को टच कर रहा है, U को टच कर रहा है और 2F को टच कर रहा है। और U वाले दूरी को हम क्या लिखेंगे, PB। ये पूरा टर्म आप इसे समझने का प्रयास करें क्योंकि यही मुख्य है इसका। ये आपके पास टर्म है BC, B से लेके C तक की दूरी को। इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, ये दो को टच कर रहा है, एक U को टच कर रहा है और 2F को टच कर रहा है। दोनों में से बड़ा कौन है, तो U। तो इसे हम लिखेंगे U माइनस 2F। लेकिन U को हम क्या कर रहे हैं, P से लेके B तक की दूरी और माइनस P से लेके C तक की दूरी। BC अगर हमें निकालना है तो PB में से PC निकाल दिया। फिर आगे आपको B डैश C है, B डैश C ये दूरी निकालनी है। तो इन्हें जब आप नीचे लेके आएंगे तो किसे टच कर रहा है, 2F को और V को। तो यह हो गया आपके पास B डैश C किसके बराबर हो जाएगा, तो PC और माइनस कितना, PB डैश, ये हुआ। फिर इसके बाद से आपके पास PF है, ये तो दूरी आपको मालूम ही है। फिर B डैश F है, B डैश F, ये दूरी निकालनी होगी। तो आप कैसे लिखेंगे, PB डैश, ये है आपके पास B डैश F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PB डैश और माइनस PB डैश माइनस क्या, PF। ये मान यहां पर रखते हैं BC के जगह पर। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आप क्या लिखेंगे, BC के जगह पर PB माइनस PC अपान B डैश C के जगह पर क्या लिखेंगे, PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PF, ऐसे ही रहेगा।
और बी डैश एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ। पी बी का मान, पी से लेके बी का मान क्या है, यू है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। पी से लेके सी तक का मान कितना है आपके पास, 2f, लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे। पी से लेके सी तक ये भी है -2f। पी से लेके बी डैश तक क्या लिखेंगे, -v। पी से लेके एफ तक की दूरी को -f। पी से लेके बी डैश की दूरी को हम क्या लिखेंगे, v माइनस में, और पी से लेके एफ तक की दूरी को हम लिखेंगे -f। इसे हम केवल थोड़ा सा सिंपल देखिए, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2f माइनस यू, यह v माइनस 2f, यह हो गया -f, यह f माइनस v। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो टर्म आएगा वो u v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें क्या आ रहा है, यह 2f² माइनस uf, फिर इसके साथ -2vf, और फिर ये हो जाएगा +uv, यह इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -vf और +2f²। देखिए ये प्लस है, कैंसिल हो गया। हम जितने भी प्लस वाले हैं उन्हें एक पास जरा देखें, इसे सबको उधर ट्रांसफर करेंगे तो uv इज इक्वल टू, ये प्लस यहीं पे रहा, इनको इधर भेजेंगे तो -vf +2vf +uf, यानी यह uv इज इक्वल टू vf +uf। पूरे समीकरण में uvf से भाग दे दीजिए, uvf, ये uf कैंसिल हो गया, vf कैंसिल हो गया, uv कैंसिल हो गया, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और यही हमारे पास किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र होगा जो कि u, f और v में संबंध का लाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र का नियमन कीजिए या फिर f, u और v में संबंध स्थापित कीजिए। ये पूरा आपके पास टर्म है।